नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय हरियाणा। मैं सुखप्रीत सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं themarahariana.com। आज के समय में कोरोना के जो हालात है वो दिन प्रतिदिन हमारे देश के ऊपर बड़ा संकट बनाते जा रहे हैं। देश में हर दिन मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना से ग्रसित होने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो अपनी मन की बात को कहने से पीछे नहीं हटते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे देश की जो 130 करोड़ की जनसंख्या के लोग हैं वो इकट्ठे होकर पॉजिटिविटी का एक जश्न मनाएं। शायद आज का जो माहौल है वो जश्न का माहौल तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब हमारे अपने हर दिन मर रहे हैं और उनके प्रति हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इस चीज़ को लेकर हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज़ जिसके ऊपर 23,000 करोड़ का बजट लगना है उसको नहीं रोका जा रहा है, जबकि हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की और ज़्यादा कोविड के बेड्स की, और उससे भी ज़्यादा हमारा जो मेडिकल स्टाफ है या मेडिकल जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारने की। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के टाइम में जो कोविड के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो सरकार का रवैया है वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो एक ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या मानते हैं? ये तो जी अपनी बात को टालने का एक, लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। अदरवाइज पॉजिटिव कोई कैसे रहेगा? जो आज के हालात हैं, न्यूज़ चैनल देख के, सोशल मीडिया देख के, अखबार पढ़ के, कोई जिंदा इंसान तो पॉजिटिव नहीं रह सकता। जिन लोगों की आत्मा मर चुकी है, केवल राजनीति उनको दिखती है, केवल वोट बैंक दिखता है, वो लोग जरूर पॉजिटिविटी की बात करेंगे जी। अब गंगा में लाशें तैर रही हैं, लोगों के पास संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं हैं, चील, कौवे, गिद्ध और कुत्ते तक उन आदमियों की लाशों को नोच रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटी का जश्न मनाएंगे? कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। इससे मतलब असंवेदनशीलता, हमारे प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कहा है तो इससे और दुख की बात कोई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जो देश के बीजेपी से जुड़े हुए मंत्री हैं वो कोरोना को लेकर एकजुट होते तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में जब भी उंगलियां उठती है तो उसको लेकर एकजुट दिखाई देते हैं। उसका एक एग्जांपल नज़र आता है, जैसे ब्रिटेन का एक अखबार है दी गार्डियन के नाम से, जो कि लिबरल मूल्यों की पत्रकारिता पर काफ़ी समय से काम कर रहा है। उनका कहना है कि जब कोरोना की दूसरी वेव आई तो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मार्च में ही कह दिया कि भारत में कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है, और उनका जो इसके प्रति लापरवाही थी और कहीं ना कहीं जो चुनावी कैंपेन करते रहे वो भारत को मौत के कुएं की ओर लेकर चला गया है। तो क्या मानते हैं कि जो उनका जो देश के बीजेपी के मंत्री हैं वो जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है, या जो ये अखबार में लिखा हुआ है इसे सच मानना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की जो छवि है ना, वो इतनी मतलब बुरी तरह से प्रभावित हुई है सिर्फ हमारे मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इनकी गतिविधियों की वजह से। अदरवाइज पिछले साल से लेकर इस साल दूसरी लहर तक 1 साल का समय था, हमने कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं की, हमने कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, हमने कोई वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री कहते रहे कि आपदा में अवसर, और जितनी भी चीज़ें कि हमें व्यवस्था करनी थी वो चीज़ हम निर्यात करते रहे। ज़रूरत इस बात की थी कि दूसरे मुल्कों ने ये किया कि पहले अपने नागरिकों को मुहैया हो, उसके बाद अगर सरप्लस है तो निर्यात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो अपने नागरिक तो मर रहे हैं और ये दूसरे मुल्कों को निर्यात कर रहे थे। ये तो हमारे इन लोगों की सेंसिटिविटी की बात है। और छोटे छोटे मुल्क, आज हमें छोटे छोटे मुल्कों से मदद लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देश हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहाँ खड़ी है हमारी सरकार? इनको लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा देश तो छोड़ दो। जानबूझ के लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो?
कहीं ना कहीं जब वो हमारे देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो सरकार ने 162 करोड़ का एक अमाउंट निकाला ऑक्सीजन प्लांट निकालने के लिए, लगाने के लिए। उस बीच भी जो है अभी तक कह सकते हैं कि 60% भी प्लांट अभी पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हो पाए हैं। और ये जो अमाउंट है इतना 162 करोड़ का, ये पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत छोटा अमाउंट है। शायद देश के एक दिन का चाय का खर्चा इस अमाउंट से कई गुना ज़्यादा होता है। तो क्या मानते हैं इतने बड़े देश के लिए जो ऑक्सीजन के प्लांट के लिए अमाउंट निकला और वो भी पूर्णतः तौर पर नहीं लग पाया, एक्टिव तौर पर प्लांट नहीं चालू हो पाए, देश के जो हालातों को क्या तरीके से आप देख रहे हैं, किस पायदान पर आप देख रहे हैं? सही मायने में ये जो आपने 162 करोड़ की ये बात की, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, यथार्थ में कुछ नहीं है। और आंकड़ेबाजी में ये लोग मशहूर हैं। सिर्फ आज तक लोगों को मूर्ख बनाया गया सिर्फ आंकड़ों के बिहाव पे ना। हमारी अर्थव्यवस्था तो दिन प्रतिदिन गर्त में जा रही थी और ये लोग आंकड़े दिखा रहे थे। ये कह रहे थे कि हम 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 5 ट्रिलियन के की ओर जाने को हैं। और हालात ये है कि कल परसों हमारी वित्त मंत्री की स्टेटमेंट ये आई कि अगर हमने दवाइयों के ऊपर जीएसटी कम कर दिया तो ये दवाइयाँ लोगों को और महंगी मिलेंगी। हद हो गई इन लोगों की, ये इनकी समझ का स्तर है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जो विपक्ष है उसके अंदर क्या कमियां मानते हैं कि सरकार जो है उसके अंदर भी एक इतना बड़ा जो है किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देती है, विपक्ष पूर्ण तौर पर कहीं ना कहीं खड़ा नहीं हो पाया? अगर विपक्ष में ही कमियां ना होती तो इनको सत्ता में कौन लेके आता? सारी नालायकी तो विपक्ष की ही है। इसके लिए हम कहें कि विपक्ष अपनी नालायकी से बच जाएगा, नहीं बच पाएगा। अगर वो लोग नालायक ना होते तो इनको कौन सत्ता में लेके आता? और अब भी इतने बुरे हालातों में देश है, आपको लगता है कोई भी विपक्ष का नेता हमें लीडरशिप देने वाला है? कोई लीडरशिप देने की बात कर रहा हो, लोगों को एकजुट करके साथ लेके चलने की बात करता हो? कोई लगता है तो मेरे को बता दो, मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा ऐसा। एक ममता बनर्जी ऐसी नेत्री उभर के आई है सामने, जिसने बंगाल में इनके मुंह पे करारी चपेट मारी है। और वास्तव में वो एक जुझारू औरत है, लेकिन अदरवाइज तो सारे फेल हैं जी। जितने भी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब अपने अपने ड्राइंग रूम की राजनीति में व्यस्त है। लोगों में कोई आना नहीं चाहता, लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर जो है आड़तियों को और किसानों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि जो कणक है उससे कोरोना का फैलने का खतरा ज़्यादा है बाकी फसलों के मुकाबले, तो उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ पैसे नहीं देना चाहते लोगों को, पैसे सरकार के पास ये कह दें कि उसका जनाजा निकल चुका है, सरकार के पास कुछ नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी करके केवल कणक से कोरोना फैलेगा। ये कौन, किसने कह दिया भाई दूसरी कणक से, दूसरी मतलब फसल से क्यों नहीं फैलेगा? ये कहाँ लिखा है किसी फसल से कोरोना फैल जाएगा? कौन सा साइंटिफिक तथ्य है ऐसा कि किस चीज़ से फैलता है किससे नहीं फैलता है? ये कहाँ लिखा है? ये बता दो। अब जो कह सकते हैं कि काफ़ी परिवार जुड़े होते हैं आड़तियों से, किसानों से, मजदूर वर्ग है, कह सकते हैं कि हजारों लोगों का एक आंकड़ा है जो जुड़ा होता है इस खरीद के ऊपर, उस पैसे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो उनके हालात बहुत ख़राब होंगे। और अर्थव्यवस्था की मार बहुत ज़्यादा है, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, खाद्य और बीजों के दाम बढ़ चुके हैं, और ऊपर से ये चीज़ की मार शायद उनके लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, अकेली एक चीज़ नहीं, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। कारोबारियों के कारोबार ठप पड़े हैं, दुकानें खुलने में मनाही है। ऊपर से ये जो सरकार ने किसानों को पैसा देना था या फसल का जो पैसा देना था, ये थोड़ा बहुत अगर मार्केट में प्रचलन में आता तो शायद थोड़ा मार्केट को सांस मिल जाता, लेकिन ये भी रोक दिया है तो मार्केट को सांस कैसे मिलेगा? हाल ही में बात करें सिरसा के जो किसान मतलब सिरसा के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक सांकेतिक धरना दिया था। तो इस वक्त पे क्या मानते हैं, धरना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के साथ मिलकर खड़ा होना? नहीं, धरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये धरना, मैं तो इस धरने के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धरना देने का टाइम नहीं है। अब तो आपको आगे आगे काम करने की ज़रूरत है। लगाओ ना आप लोगों को, नो प्रॉफिट नो लॉस पे दवाइयाँ बांटो ना, दवाइयाँ खरीद के दो लोगों को। मैं नहीं कहता कि आप दान दो, दान ना भी करो, लेकिन आप लोगों को अगर उचित मूल्य पे भी दे पाओ तो भी लोगों की भलाई है इसमें।
लोगों को ठगा जा रहा है। कल आपने देखा 10 रुपए का इंजेक्शन 350 में दिया जा रहा है, और ऊपर से बेशर्मी ये है कि वो कह रहा है कि इस पे तो MRP इतना है, ये है वो है, इस तरह की बहानेबाजी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि एक बड़ी बेशर्मी से हमारे मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि ये एक सिरसा में जो अस्पताल चालू हुआ कि हम इनके धन्यवादी हैं, ये हैं वो हैं। एक आदमी अगर 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा कर सकता है 100 बेड का, 150 बेड का, तो सरकार के पास तो कितने साधन हैं। इसका मतलब सरकार करना नहीं चाहती, सरकार की नीयत खराब है। इसका मतलब तो ये है ना कि वो लोगों को कुछ देना नहीं चाहती सरकार। ये अपने आप ही नंगे हो रहे हैं। अगर एक पूंजीपति 1 करोड़ रुपया लगा के 10 दिन में 100 बेड का या 150 बेड का अस्पताल खड़ा कर देगा, तो सरकार के पास पैसे की कमी है क्या, डॉक्टरों की कमी है क्या? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अस्पताल भी 2 दिन में फुल हो गया। अस्पताल असल में 2 दिन में फुल नहीं हुआ, असल में उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ा के बताया गया। वास्तव में उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। जो मेरे पास रिपोर्ट है कि उसमें मौके पे 47 बेड हैं, जो इन्होंने 150 बेड बताने की बात की है। मेरे को जो बताया जा रहा है कि वो 47 बेड है। हकीकत क्या है वो तो प्रशासन बताएगा, लेकिन मैं कहता हूँ प्रशासन को वहाँ जाके लोगों के सामने सच्चाई लानी चाहिए। और यहाँ तक भी बात आई है कि कल वहाँ पे कोई 5-6 लोगों की मृत्यु हुई है। अब पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हुआ है कि 5-6 लोगों की मृत्यु हुई है उस हॉस्पिटल में, तो भी प्रशासन को बताना चाहिए। जो कहीं ना कहीं है कि एक जो मिडिल क्लास तबका है वो इतना सक्षम नहीं है कि कोविड का इलाज करा पाए, और सिविल अस्पताल जो है, नागरिक अस्पताल, वो फुल हो चुके हैं। वो एक इंसान की जान की कीमत जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। उसको बचाने के लिए वो किस तरीके से चुका पाएगा एट प्रेजेंट, जब उसका एक अपना सगा, उसका माँ बाप बेटी जो भी है इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है? तो कुछ नहीं है जी, सबको मरने पे छोड़ दिया। मिडिल क्लास तो पहले ही पिसा हुआ था। गरीब तबके के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। उसको तो अस्पताल से बाहर ही मतलब मोड़ दिया जाता है कि आपके लिए ना कोई बेड है ना, क्योंकि सबको पता है कि पैसा कहाँ से चूसना है। अमीर वर्ग से चूसा जाएगा ना। अगर मेरे खून ही नहीं है मेरे अंदर, तो मेरे पे जोक कैसे लगेगी? जोक तो वहीं लगेगी ना जहाँ पे खून है। तो अंत में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे कि आपकी बातों से लगता है कि सरकार तो किसी तरीके से सुनने को, देखने को या समझने को तैयार नहीं है, तो जनता आपस में एक दूसरे की मदद कैसे करे? मैं आपके माध्यम से जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपने घरों में बैठो। कम से कम हफ्ता 10 दिन, तो ज़्यादा बैठ सको तो 15-20 दिन, जितने दिन ये मामला थोड़ा शांत नहीं होता, कम से कम 10-15 दिन अपने घर पे बैठो। फिर जैसे ही किसी की कोई भी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद के लिए आगे आओ। दवाइयाँ अगर आप खरीद रहे हो, बीमार है आपका कोई, दवाइयों का पूरा बिल लो। बिना बिल के कोई दवाई ना खरीदो। चाहे आप सिर दर्द की गोली ले रहे हो तो भी दवाइयाँ लो। कोविड के नियमों का पालन करो। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने ये सारी बातें सुनी और किस तरह का सरकार का रवैया है, किस तरह के आसपास का माहौल है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की जो सेकंड वेव है उसने भारत और विश्व के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भूचाल मचा दिया है। तो आप सब लोगों से हमारी यही अपील है कि घर से अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकले, और घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले। उसके अलावा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर आप कोरोना से ग्रसित हो, ठीक होकर घर आ चुके हैं और सभी पैमानों पर खड़े उतरते हैं, और जो कि प्लाज्मा डोनेट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।